हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर। अभी तक की क्लासों के अंदर हमने हमारे प्लांट टिश्यू के टॉपिक को कवर कर लिया था। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर विभज्योतिकी उत्तक और उसके प्रकार तथा हमने स्थायी उत्तक अथवा परमानेंट टिश्यू तथा उसके डिफरेंट टाइप्स को अच्छे से डिटेल के अंदर स्टडी कर लिया। आज की जो हमारी क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो कि बेसिकली जो पौधा होता है उसके शूट के टिप के ऊपर, मतलब कि उसका तने का जो आखिरी बिंदु होता है वहां पर जो पाया जाता है, जिसकी वजह से तना कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम को पढ़ना और रूट एपिकल मेरिस्टेम को पढ़ना, जड़ के टिप के ऊपर पाया जाने वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिससे पौधे के जड़ की कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। तो इन दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और मेनली मैं कहूं तो आज की क्लास के अंदर हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत आए हैं, उनको पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप क्विकली रिवीजन कर लो कि पौधे के अंदर पोजीशन के आधार पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को टोटल तीन प्रकार से उनको जो है वो डिवाइड किया था। एक था हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो टिश्यू जो या तो शूट की टिप के ऊपर या फिर रूट की टिप के ऊपर पाया जा रहा था। तो ये कौन सा था? हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारा शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसका काम होता है बेसिकली पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाना। और यह पौधे के जो ग्रोइंग एपिक्स होते हैं, पौधे के जो ऊपर और जो नीचे वाला टिप वाला पार्ट होता है, वहां पर पाए जाते हैं। दूसरा फिर हमने पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसका काम पौधे की गर्थ या फिर उसकी जो चौड़ाई होती है उसको बढ़ाने का होता है। और तीसरा हमने पढ़ा था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये देखो, ये पौधे के दो नोड्स है, दो नोड्स के बीच में क्या पाया जाता है यहाँ पर? ये इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू का जो मुख्य काम होता है वो पौधे की इंटरनोड की लंबाई के अंदर वृद्धि करना होता है। और मोस्टली जैसे घासीय कुल के पादप या फिर जैसे बांस वगैरह, गन्ने वगैरह के अंदर ये बहुत स्पेशली आपको इसके कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। अब आज की क्लास का हमारा एम क्या है? तो आज की क्लास का एम है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल के अंदर पढ़ना। कौन कौन से वो थ्योरीज आई, कौन कौन से सिद्धांत आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू के बारे में। तो स्क्रीन के अंदर देखो बच्चों, आपको एक रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे इसका एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर हम रूट के ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की लेयर कॉर्टेक्स है, फिर एक ये रेड कलर की लेयर जो है वो पेरिसाइकिल की है। देन उसके बाद में हमारा जाइलम और फ्लोएम रेडियल वेस्कुलर बंडल के फॉर्मेट के अंदर रूट के अंदर क्या है? मौजूद होता है। अब ये जो चीजें बनी है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है और डिवाइड होकर के क्या बनाता है? प्राथमिक स्थायी उत्तक। तो ये एपिकल मेरिस्टेम जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कितनी लेयर का बना हुआ होता है, कुल मिला के ये कि इस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की रूट के टिप के ऊपर क्या स्ट्रक्चर होती है, उसको समझाने के लिए अलग अलग क्या आए हैं? सिद्धांत आए हैं। तो प्रमुख रूप से हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम तीन सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे एपिकल सेल थ्योरी, जो ये कहती है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। दूसरी जो हमारी थ्योरी पढ़ेंगे उसका नाम है उत्तकजन सिद्धांत या फिर हिस्टोजन थ्योरी, जो कि हैंस्टीन ने दी थी। इन्होंने ये कहा कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो एक सिंगल का नहीं, एक सिंगल सेल का बना हुआ नहीं होता, जबकि एक से ज्यादा जो लेयर्स का बना हुआ होता है, जिनको हम बोलते हैं हिस्टोजन। तो मेनली इस सिद्धांत के अनुसार तीन जो लेयर होती है, तीन हिस्टोजन्स होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम। त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन। तो इन तीन लेयर से बना हुआ एपिकल मेरिस्टेम होता है और जो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाता है? पार्ट्स का निर्माण करता है। फिर हम तीसरा थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर, उसका नाम है कॉर्पर केपे सिद्धांत, जो कि शूप ने दिया था 1917 के अंदर। ये वाला जो सिद्धांत पढ़ेंगे हम, ये बेसिकली कोशिकाओं के विभाजन के तल के ऊपर आधारित होगा। तो कुल मिला के ये है एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए तीन प्रकार के सिद्धांत हमको डिटेल के अंदर पढ़ने हैं: एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी और कॉर्पर केपे थ्योरी। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि शूट की टिप के ऊपर पाई जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती है। इसका मुख्य कार्य जड़ की लंबाई के अंदर क्या करना होता है? वृद्धि करना होता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर ये फिर से आपको जड़ के डिफरेंट रीजन दिखाई दे रहे होंगे। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर तो अपन ने बाहर से अंदर की तरफ पढ़ा था। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर देखो, जड़ का ये जो आखिरी टिप होता है इसके ऊपर कैप नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं।
जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। रूट कैप के जस्ट पीछे यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है और एक रीजन पाया जाता है जिसका नाम होता है क्विसेंट रीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फिर जस्ट पीछे यहाँ पर एक पूरा जोन पाया जाता है जिसको अपन रीजन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं, जहां पे मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है। देन उसके बाद में जोन ऑफ इलोंगेशन पाया जाता है और फिर पाया जाता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन वो पार्ट होता है जहां पर हमें रूट हेयर्स देखने को मिलती है, जबकि जोन ऑफ इलोंगेशन या फिर इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर भी हमें रूट हेयर या फिर मूल रोम देखने को नहीं मिलते। हालांकि अभी हमें जड़ की संरचना नहीं पढ़नी है, पर ये आप इन वर्ड से फेमिलियर हो जाओ, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, इसलिए मैंने एक बार इसका यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे दिया ताकि इन तीन सिद्धांत को जब हम पढ़े तो जब ये नाम आए तो आपको एक बेसिक सा आइडिया रहे। तो एक एक करके हम हमारे इन सिद्धांत को पढ़ना शुरू करते हैं रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहला जो थ्योरी हम पढ़ेंगे उसका नाम है एपिकल सेल थ्योरी। क्या नाम है? एपिकल सेल थ्योरी। ये जो एपिकल सेल थ्योरी है यह हॉफमिस्टर ने दी थी और बाद में चल के नगेली ने भी जो है इसका फेवर किया था। अब इसका नाम एपिकल सेल थ्योरी को क्यों पड़ा? तो ये सिद्धांत ये कहता है कि रूट का जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है और वो जो सेल होती है वो चतुष्फलकीय या फिर टेट्राहर्डल होती है। तो ये देखो, जैसे ये हमारी जड़ है, ये जड़ का टिप आ गया, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जड़ का जो टिप होता है ना, वहां पर एक सिंगल ऐसी चतुष्फलकीय क्या पाई जाती है? टेट्राहर्डल कोशिका पाई जाती है। ये टेट्राहर्डल कोशिका जो होती है ये एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है और ये जो हमारे जितने भी रीजन है, चाहे एपिडर्मिस हो, चाहे कॉर्टेक्स हो, चाहे पेरिसाइकल हो और चाहे जाइलम और फ्लोएम हो और बीच के अंदर पित्त वाला रीजन हो, ये पूरा का पूरा जोन किससे डेवलप होता है? एक सिंगल टेट्राहर्डल चतुष्फलकीय कोशिका से विकसित होता है। अब ये जो टेट्राहर्डल चतुष्फलकीय कोशिका होती है, इसका ये जो नीचे वाला भाग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली बनाता है रूट कैप। क्या बनाता है? रूट कैप। ये देखो, ये जो आगे वाला पूरा का पूरा जोन है ये क्या बनाता है? रूट कैप। और जबकि इसका ये जो पीछे वाला भाग या फिर इसका जो ये ऊपर वाला भाग है, ये फिर जो जितने भी हमारे जोन्स है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, वेस्कुलर टिश्यूज और पित्त, इसका फॉर्मेशन करता है। इसका क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। तो ये सिद्धांत समझ में आया। अब इस सिद्धांत की क्या है? कुछ लिमिटेशंस है। अगर अपन अर्लियर प्लांट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें या फिर लोअर हमारे जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है, फॉर एग्जाम्पल के लिए टेरिडोफाइट्स के अंदर इक्विसिटम है ना, ओफियोग्लोसम वगैरह, तो इनके अंदर तो ये सिद्धांत बिल्कुल लागू हो जाता है क्योंकि इनका जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन जो हायर प्लांट्स है ना, कि जो जिम्नोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म है, उनमें हम देखते हैं कि एक सिंगल सेल जो होती है वो कंप्लीटली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं करती, बल्कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है जो क्या करती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम करती है। तो एपिकल सेल थ्योरी समझ में आई? एक बार वापस से इसको देख लो। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? तो एपिकल सेल थ्योरी हॉफमिस्टर ने दी थी और बाद में चल के नगेली ने भी इसका क्या किया? फेवर किया। ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो रूट का एपिकल मेरिस्टम होता है वह एक सिंगल टेट्राहर्डल चतुष्फलकीय कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है जो उसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो ये हमारी यहाँ पर एक सिंगल टेट्राहर्डल कोशिका हो गई जो किसका निर्माण कर रही है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब ये जो टेट्राहर्डल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है तो इसमें टोटल 4 फलक पाए जाते हैं। इसमें से इसका ये जो लोअर फलक है ये रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, जबकि इसका ये जो अपर फलक है ये रूट के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, और इन सब का क्या करता है? ये वेस्कुलर टिश्यूज, पित्त, इन सब का ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। फिर हमने बताया कि इस सिद्धांत की लिमिटेशंस क्या है। तो ये सिद्धांत जो होता है वो लोअर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के ऊपर तो एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन अगर अपन हायर प्लांट्स की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें या जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, तो उनके अंदर ये लागू नहीं होता। उसका क्या कारण है? तो हायर प्लांट्स के अंदर एकल कोशिका के स्थान पर हमें ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर जोन ऑफ सेल इनिशियल्स देखने को मिलता है, इसीलिए ये सिद्धांत आगे चल के क्या हो गया? फेल हो गया। और फिर एक दूसरा सिद्धांत आया जिसका नाम है हिस्टोजन थ्योरी। दूसरे सिद्धांत का क्या नाम है? हिस्टोजन थ्योरी, या फिर हिंदी के अंदर उत्तकजन सिद्धांत। ये जो हिस्टोजन थ्योरी थी ये हैंस्टीन ने दी थी 1868 के अंदर। इन्होंने ये बताया कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, जो टिश्यू होता है, वो एक सिंगल टेट्राहर्डल कोशिका से मिलकर नहीं बना हुआ होता, बल्कि वह उत्तकों की लेयर से बना हुआ होता है, टिश्यूज की लेयर से बना हुआ होता है। और उनके अकॉर्डिंग 3 प्रमुख टिश्यू की लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है? 3। सबसे पहली लेयर है उसका नाम है त्वचाजन, इंग्लिश के अंदर डर्मेटोजन।
दूसरी जो लेयर है उसका नाम है वल्कुटजन, इंग्लिश के अंदर पेरिब्लम, और तीसरी लेयर है उसका नाम है रंभजन या फिर प्लीरोम। तो हिस्टोजन ने क्या बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है रूट के अंदर, उसके टिप के ऊपर वो तीन उत्तक की लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहली है डर्मेटोजन। अब ये जो डर्मेटोजन टिश्यू की लेयर होती है, यह एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है या फिर बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। उसके बाद में जो दूसरी लेयर उन्होंने बताई जिसका नाम था वल्कुटजन या फिर जिसको इंग्लिश में हम बोल रहे थे पेरिब्लम, इसका प्रमुख कार्य कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस वाला जो जोन होता है उसका निर्माण करना होता है। और तीसरी लेयर उन्होंने बताई थी जिसका नाम था रंभजन या फिर जिसको हम बोलते हैं प्लीरोम। इसका मुख्य कार्य पेरिसाइकल से लगा करके जितना भी जो नीचे वाला पार्ट है, पेरिसाइकल हो गया, वेस्कुलर टिश्यूज हो गए, वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर जाइलम और फ्लाइम हो गए, इसके अलावा जो पिथ वाला पार्ट हो गया उसका फॉर्मेशन करना है। तो तीन जोन आपको समझ में आ गए हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम। इसको एक बार देखो, इस वाली इमेज के अंदर हम यहाँ पर समझते हैं। तो हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार जो तीन जोन थे उसमें सबसे पहला था हमारा डर्मेटोजन या फिर त्वचाजन। तो त्वचाजन का काम होता है ये बाहर जो आपको ब्लूइश कलर की एपिडर्मिस दिखाई दे रही है इसका फॉर्मेशन करना। त्वचाजन के बाद में जो दूसरी लेयर थी हमारी उसका नाम था वल्कुटजन। वल्कुटजन का काम होता है यहां से लगा करके यहां तक की जो ग्रीन कलर के आपको पूरे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर के सेल्स जो है ये कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का पार्ट है। तो वल्कुटजन का क्या काम हो गया, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण करवाना। उसके बाद में जो हमारी तीसरी और सबसे इनर मोस्ट उत्तक की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं रंभजन, उस रंभजन का कार्य होता है यहाँ पर पेरिसाइकल से लगा करके जितना भी जो पिथ वाला रीजन है इसका क्या करना, फॉर्मेशन करना। तो हिस्टोजन थ्योरी समझ में आ गई, सिंपल याद रखो, हैंस्टीन ने दी थी। उसने ये कहा कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो एक सिंगल टेट्राहेड्रल कोशिका से नहीं बल्कि तीन लेयर से बना हुआ होता है। उन तीनों लेयर का नाम याद करो और उन तीनों लेयर से किसका फॉर्मेशन होता है वो याद करो। तो डर्मेटोजन से एपिडर्मिस का, वल्कुटजन से कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का, और रंभजन से जितने भी हमारे जो वेस्कुलर टिश्यू है और पेरिसाइकल है और पिथ है इसका। फिर आगे चल के क्या हुआ कि इन तीन तो थे ही थे, इसके अलावा फिर एक चौथा जोन और टिश्यू की लेयर और जोड़ी गई जिसको हम बोलते हैं गोपकजन या फिर कैलिप्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, गोपकजन या फिर कैलिप्ट्रोजन। अब ये जो गोपकजन या फिर जो कैलिप्ट्रोजन होता है ये सब में नहीं पाया जाता, यह सिर्फ जो मोनोकोट की रूट्स होती है, जो एक बीजपत्री पादप की जो जड़ होती है उसके टिप के ऊपर पाया जाने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक उत्तक की क्या होती है, लेयर होती है। और एक बीजपत्री पादपों के अंदर इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो रूट कैप का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना होता है, यहाँ पर रूट कैप का निर्माण करना होता है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो आपको क्या याद रखना है, हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार वैसे तीन जोन होते हैं लेकिन मोनोकोट के रूट के अंदर एक चौथा जोन और पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं कैलिप्ट्रोजन या फिर गोपकजन। इसका कार्य क्या होता है, रूट कैप बनाना। तो फिर आप बोलोगे फिर से डाइकोट के अंदर कैलिप्ट्रोजन या फिर गोपकजन नहीं पाया जाता। तो डाइकोट के अंदर ये जो डर्मेटोजन होती है ना, जो कि एपिडर्मिस का निर्माण कर रही थी, ये डर्मेटोजन ही किसका निर्माण कर लेती है, रूट कैप का। ये डर्मेटोजन ही किसका निर्माण कर लेती है, रूट कैप का। तो देखो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ ले कि मोनोकोट के अंदर कितने हिस्टोजन की लेयर पाई जाती है तो आप बोलोगे 4। डर्मेटोजन या त्वचाजन, दूसरी होती है पेरिब्लम या फिर वल्कुटजन, तीसरी होती है प्लीरोम या फिर रंभजन, और चौथी होती है कैलिप्ट्रोजन। चौथी कौन सी होती है, कैलिप्ट्रोजन। जबकि अगर डाइकोट में आप पूछ ले तो डाइकोट के अंदर डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम तीन ही लेयर पाई जाती है। मोनोकोट के अंदर रूट कैप का निर्माण कौन करता है, कैलिप्ट्रोजन, जबकि डाइकोट के अंदर रूट कैप का निर्माण कौन करता है, डर्मेटोजन। ये चीज आपको याद आ गई समझ में। अब आगे चल के क्या हुआ, हेबरलैंड ने ये जो हमने अभी ये जो नाम पढ़े ना, त्वचाजन, रंभजन और वल्कुटजन, इनका क्या कर दिया, नामकरण चेंज कर दिया। तो हेबरलैंड ने इनका नाम जो बदला वो भी याद कर लो। हेबरलैंड ने त्वचाजन या फिर डर्मेटोजन का नाम दे दिया प्रोटोडर्म या फिर अधित्वक। क्या नाम दे दिया, प्रोटोडर्म या फिर अधित्वक। वल्कुटजन जो था इंग्लिश के अंदर जो हमारे पेरिब्लम था, इसका नाम बदल करके उसने कर दिया ग्राउंड टिश्यू या फिर भरण उत्तक। और तीसरा हमारा जो रंभजन था जिसका नाम प्लीरोम था, इसका नाम उसने चेंज करके कर दिया प्रोकेम्बियम। क्या कर दिया, प्रोकेम्बियम। तो दूसरी हमारी जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक की थ्योरी थी वो आपको समझ में आ गई। पहले हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, फिर अपन ने हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे तीसरी कॉर्पर कैपे थ्योरी। इससे पहले कि हम कॉर्पर कैपे सिद्धांत पढ़े, यहाँ पर दो फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल चीज है उनको आप अंडरस्टैंड करो। सबसे पहली तो है हमारी रूट कैप और दूसरी है हमारी शांत क्षेत्र या फिर जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट सेंटर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रूट कैप के बारे में। तो होता क्या है बच्चों, देखो जैसे कि सपोज करो ये जड़ है, ठीक है,
और ये जड़ क्या कर रही है, यहाँ पर नीचे कंटिन्यूअसली जमीन के अंदर वृद्धि कर रही है, और इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिल्कुल यहाँ पर टिप पर पाया जाता है। तो कई बार घर्षण के कारण या फिर ये जड़ जड़ जब हमारी वृद्धि करती है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए रूट के ऊपर क्या पाई जाती है, रूट के टिप के ऊपर यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। अभी हमने हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि ये जो रूट कैप होती है मोनोकोट के अंदर कैलिप्टोजन से बनती है और डाइकोट के अंदर ये किससे बन जाती है? डर्मेटोजन से बन जाती है। ये चीज आपको क्लियर है? इसके बाद में अगला जो हमारा फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअल चीज है उसका नाम है शांत क्षेत्र, या फिर जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्विसेंट जोन। क्या बोलते हैं? क्विसेंट जोन। तो ये जो शांत बिंदु या फिर जो क्विसेंट सेंटर है, ये जो शब्द है ये क्लोज ने दिया था, और उन्होंने बेसिकली मक्का की जड़ के अंदर जो है इसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये बताया कि जो एक बीजपत्री पादप की जड़ होती है उसमें जो त्वचाजन, डर्मेटोजन और कैलिप्टोजन के बीच के अंदर एक ऐसी निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी कम हो रहा होता है, और इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। कुल मिला के ये कोशिका क्या होती है, एक तरीके से कोशिका विभाजन की जो जीवन प्रावस्था होती है उसमें पड़ी हुई रहती है और रेस्टिंग कोशिकाओं के रूप में पड़ी हुई रहती है। इसी जोन को उन्होंने क्या नाम दिया था? शांत बिंदु या फिर क्विसेंट सेंटर। अब इस जोन का काम क्या है? मान लो कि जब रूट की वृद्धि हो रही थी अंदर, और उस समय या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं डैमेज हो गई, या फिर जो हमारी रूट कैप है, जो कैलिप्टोजन की कोशिकाएं हैं उसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई। उस समय क्या होगा कि ये शांत बिंदु या फिर क्विसेंट सेंटर की कोशिकाएं वापस एक्टिव हो जाएगी और वो जो डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने का काम कर देगी। तो क्विसेंट सेंटर आपको समझ में आया? क्विसेंट सेंटर क्या होता है? तो क्विसेंट सेंटर देखो यहाँ पर मोनोकोट के केस के अंदर कैलिप्टोजन और यहाँ पर जो डर्मेटोजन होता है उसके बीच के अंदर क्या पाया जाता है? क्विसेंट जोन पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो रूट वृद्धि कर रही होती है, अगर उसकी कैलिप्टोजन की कोशिकाएं या फिर डर्मेटोजन की कोशिकाएं डैमेज हो जाती है तो उनको क्या करना होता है? फिर से रिपेयर करना होता है। ये मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव या फिर निष्क्रिय कोशिकाएं होती है और जो शांत बैठी हुई रहती है, और ये कब फंक्शन करती है? जब या तो रूट कैप में डैमेज हो या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। तो कोई पूछ ले क्विसेंट सेंटर किसने बताया था? तो क्लोज ने इसकी डिस्कवरी की थी। किसके अंदर की थी? मेज के जो रूट है, मक्का की जो जड़ है उसके अंदर। अब हम हमारे जो तीसरा सिद्धांत है रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने वाला, जिसका नाम है कॉर्पर कैपे सिद्धांत, जो कि शूप ने दिया था, और यह कोशिका के विभाजन तल के ऊपर आधारित है। इसके बारे में समझते हैं। अब देखो इस सिद्धांत, जो कि हमारा तीसरा सिद्धांत है कॉर्पर कैपे सिद्धांत, इस सिद्धांत को समझने से पहले एक चीज समझो जो इस सिद्धांत की बेसिकली एक कोर है। ये थ्योरी के अनुसार देखो, सपोज करो ये कोई एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका में सबसे पहले कौन सा विभाजन हुआ? ट्रांसफर विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, तो दो कोशिका बन गई। अब इन दो कोशिका में सपोज करो कि इस कोशिका के अंदर क्या हुआ, एक ट्रांसफर के बाद में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ या फिर अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ, तो दिखने में आपको ये टी शेप का लग रहा है। अब दूसरा केस इमेजिन करो कि सपोज करो ये कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर सबसे पहले कौन सा विभाजन हुआ? ट्रांसफर विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, दो कोशिका बन गई। अब इन दो कोशिका में जो ऊपर वाली कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल विभाजन हुआ। इस कोशिका में क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल विभाजन हुआ। तो दिखने में अब ये आपको कैसा लग रहा है? उल्टा टी। दिखने में ये कैसा लग रहा है आपको? उल्टा टी। तो इस थ्योरी के अंदर बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि ये सिद्धांत ऐसे कहता है कि इस तो बस आपको अब इस सिद्धांत के अंदर यही चीज याद रखनी है। इस सिद्धांत का बेसिकली ये मानना है कि कोशिकाओं को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है, उनको उत्तक की लेयर में देखने के बजाय आप उनके विभाजन के आधार पर उनको देखो कि उनका विभाजन कैसा प्रकार का हो रहा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार के विभाजन हो रहे हैं। पहला तो ये सीधे टी प्रकार का, और दूसरा हो रहा है यहाँ पर उल्टे टी प्रकार का। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर ऐसा जोन जहां पर सीधा टी प्रकार का आपको विभाजन देखने को मिल रहा है, उसको तो हम कहते हैं केपे जोन या फिर केपे क्षेत्र। और ऐसा जोन जहां पर आपको उल्टे टी प्रकार का विभाजन देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं ये हमारा कॉर्पर क्षेत्र, या फिर जो इनर रीजन होता है, इनर जोन। तो इस सिद्धांत का मेन आपको एक चीज समझ में आई कि कोशिकाओं के अंदर विभाजन कैसा प्रकार का हो रहा है, उल्टा टी प्रकार का हो रहा है या फिर सीधा टी प्रकार का। और उल्टा टी और सीधा टी विभाजन कैसे होता है?
कोशिका के अंदर एक विभाजन होता है ट्रांसफर और उसके बाद में होता है एक विभाजन लॉन्गिट्यूडनल। अगर ट्रांसफर विभाजन के बाद में अगर बाहर वाली कोशिका के अंदर ये हो रहा हो तब तो अपन इसको बोलते हैं सीधे टी प्रकार का विभाजन। और अगर मान लो ट्रांसफर विभाजन होने के बाद में अंदर वाली कोशिका के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल विभाजन हो रहा है तब हम इसको बोलते हैं उल्टे टी प्रकार का विभाजन। अब ये जो उल्टे टी प्रकार का जोन होता है इसको अपन बोलते हैं कॉर्पर क्षेत्र। और ये जो कॉर्पर क्षेत्र होता है ये आंतरिक रूप में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य एपिडर्मिस के नीचे जितनी भी जो लेयर होती है उनका फॉर्मेशन करना होता है। जबकि जो केपे रीजन होता है जिसके अंदर की बेसिकली सीधे टी प्रकार का विभाजन पाया जाता है, मतलब कोशिकाओं के अंदर पहले एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, उसके बाद में जो बाहरी कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। ये हमें वहां देखने को मिलता है जहां पर रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। तो इस सिद्धांत में आपको अब याद क्या रखना है? देखो, आपको ये याद रखना है कि यह सिद्धांत एक तो कोशिकाओं के अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन के ऊपर आधारित है। अब एक कोशिका के अंदर पहला विभाजन हो गया ट्रांसफर विभाजन। पहला विभाजन कैसा हो गया यहाँ पर? ट्रांसफर विभाजन। अगर ट्रांसफर विभाजन होने के बाद में, जैसे ये दो कोशिका है, ट्रांसफर विभाजन हो गया, अगर बाहरी कोशिका के अंदर फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा हो तब तो हम ऐसे जोन को बोलते हैं कैपे जोन। क्या बोलते हैं? कैपे जोन। और ये बेसिकली जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वहां पर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य रूट कैप का फॉर्मेशन करना होता है। और ये अनुप्रस्थ विभाजन होने के बाद में अगर अंदर वाली कोशिका के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा हो तो ये उल्टे टी प्रकार का विभाजन होता है और इसका मुख्य कार्य एपिडर्मिस और इसके नीचे जितनी भी जो कोशिकाएं होती है उसका फॉर्मेशन करना होता है। तो सिंपल दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से इसने कहा का पूरा रूट का टिश्यू बना हुआ होता है। उल्टे टी प्रकार के से पूरा आपका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू बने हुए होते हैं, जबकि जो सीधा टी होता है उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ रूट कैप बनाना, सिर्फ और सिर्फ रूट कैप बनाना। तो हमने हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक के जो तीनों सिद्धांत थे उनको कवर कर लिए। हमने पढ़ा कि ये सिद्धांत सबसे पहला एपिकल सेल थ्योरी ये इतना कारगर नहीं था। हिस्टोजन जो थ्योरी है ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको आपको याद रखना है। इनकी तीनों लेयर का नाम याद रखना है और कौन सी लेयर से कौन सा टिश्यू बन रहा है वो आपको याद रखना है। और इसके बाद में हमने पढ़ा विभाजन तल के आधार पर, और वो हमने पढ़ा कॉर्पर कैपे थ्योरी। तो आपको याद क्या रखना है? थ्योरी का नाम, किसने प्रतिपादित किया और उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक तो आपने पढ़ लिया, ये वाला तो हमने अभी तक पढ़ लिया, इसके जो तीनों सिद्धांत थे वो हमने पढ़ लिए। अब अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, या फिर जो हमारा प्ररोह शीर्ष होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत है उनके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑल।